Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की PYQs को फॉर प्रीलिम्स 2025। 2015 से लेकर 2025 तक के 10 इयर्स की PYQs को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। टॉपिक वाइज कवर करेंगे, आंसर को डिस्कस करेंगे, साथ में जिस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करने की जरूरत है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और जब आप PYQs को देखोगे और मेरी जो आपने पॉलिटी क्लासेस अगर अटेंड की हैं वहाँ देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि यस, उस क्लास से आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करते हैं। 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट जो है वो किसी भी आर्टिकल को, नए आर्टिकल को ऐड कर सकता है, पुराने आर्टिकल के अंदर वेरिएशन ला सकता है, चेंज ला सकता है, और किसी भी आर्टिकल को रिपीट यानी हटा सकता है। सिर्फ सिचुएशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है इम्पैक्ट ना डाले। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। हमने हमारे क्लासेस के अंदर सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिवाइडेड है 25 पार्ट्स के अंदर, हमने 25 के 25 पार्ट्स को डिस्कस भी वहां पर किया है। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड 3। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024 का ये क्वेश्चन है। अब पहला है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अगला है, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। Interstate quarantine is a union subject under the union list. Corporation tax is a state subject under the state list. आपको पता है 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट के अंदर चीजें डिवाइडेड है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, और तीनों के अंदर अलग अलग एंट्रीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर आंसर करेक्ट था आपका आंसर सी, इंटरस्टेट क्वारंटाइन जो है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है। बाकी करेक्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो एक बेसिक कैलकुलेशन लगाओ, इंटर स्टेट ट्रेड क्या होगा? 2 स्टेट के बीच के अंदर ट्रेड। अब 2 स्टेट्स की बात है तो कोई एक स्टेट सब्जेक्ट वो चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो सिंपल है। नेक्स्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये भी गलत होगा। क्यों? इंटर स्टेट, जब 2 स्टेट्स की बात है तो किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट कुछ कहे, एक स्टेट की गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कहे, तो वो चीजें आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यहाँ पर दे रखा है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो भी किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट है, 2023 में एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुका था, इसीलिए तो हम उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है, 2022 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है, when the constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is a no provision for joint sitting. अब देखो, जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है।
अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बिल नहीं होता और यहाँ पर सपोज बिल होता कोई फाइनेंशियल बिल होता या फिर कोई और बिल होता, तो वहां पर आपकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है पहले से बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जरूरी होती, पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात है तो वो चीज जरूरी यहाँ पर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी बात जहां पर है कि नॉर्मल बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस चीज को उसके ऊपर अपना साइन दे या ना दे, उस चीज में कितना ही टाइम वो ले सकता है, वो चीजों को वापस रिकमेंडेशन के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पास भेज सकता है। पर जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल होता है तो उसको अलग अलग ही पास होना पड़ता है, लोकसभा के अंदर भी मेजोरिटी के साथ, राज्यसभा के अंदर भी मेजोरिटी के साथ। उस केस में आप जॉइंट सिटिंग यूज नहीं कर सकते। जॉइंट सिटिंग सिर्फ आप ऑर्डिनरी बिल्स के साथ कर सकते हो, मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोनों ही केस में हम जॉइंट सिटिंग यूज नहीं कर सकते। तो आंसर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था। अब इन चारों को देखोगे तो उस दिन हमारा स्टेटस था अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्यों था? क्योंकि देखो अब प्रियम्बल के अंदर आप देखोगे, अगर आप 1950 के अंदर अपना प्रियम्बल देखते तो उसमें आपको सिर्फ ये 3 वर्ड मिलते। अब अगर ये यहाँ पर 1950 डेट नहीं लिखी होती और नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा होता बिना डेट के प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में, तो इसका आंसर होता लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों वर्ड हमने बाद में प्रियम्बल के अंदर एड ऑन किए, जब तक हमने एड ऑन नहीं कर रखे थे। हमने प्रियम्बल की क्लास में इस चीज को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया भी था और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही 2 क्वेश्चन प्रियम्बल से बनते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। नेक्स्ट 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. And the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? पहली स्टेटमेंट गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये बाय कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिफाइन करता है कि अगर इस चीज के अंदर चेंजमेंट लाया गया तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक बुनियाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, दे आर सो इम्पोर्टेंट। आपका फेडरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी। तो अगर इन्हीं चीजों को हम हटा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बाय कन्वेंशन डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को डिफाइन नहीं करता। दूसरी बात, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कोई लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखे कि ये जो लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है और ये चीज सही नहीं है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करता है, उसका किसी भी सिटीजन की लिबर्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रियम्बल क्या है? अब हमने देखा था केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल जो है वो हमारे ऊपर इनफोर्सिबल नहीं है, सिर्फ वो एक बेसिक मोरल आइडिया है कि यस दिस इज हाउ आवर कंट्री लुक्स लाइक, कि हमारी कंट्री के अंदर ये चीजें फॉलो की जाती है, दैट्स ऑल। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एडजॉइंड बाय। 2020 का एक क्वेश्चन है, आंसर आएगा इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कैसे आएगा वो देखो। अब देखो द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करता कि जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। वहीं डीपीएसपी की बात करें, आपका अगर आप आर्टिकल 50 को देखोगे डीपीएसपी का, तो वहां पर ये चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर डीपीएसपी हो गया। 7 शेड्यूल के अंदर आपको लिस्ट मिलेंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वहां पर भी कहीं भी जुडिशरी को एग्जीक्यूशन से अलग होना चाहिए इस चीज के बारे में बात नहीं की गई है, और ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी नहीं है। तो यहाँ पर मोस्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या होगा आपका? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन है, 9 शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अब आपको पता है 9 शेड्यूल जो है वो आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था।
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आपका 1951-52 के अराउंड आ ही गया था, तो इसमें ऑब्वियसली बात है जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर आपके प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपको अमेंडमेंट भी याद होगी तो भी आप यही सोचोगे कि पहली अमेंडमेंट तो बहुत पहले हो चुकी थी और जवाहरलाल नेहरू तो 1964 तक प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऑब्वियस ही बात है वहीं पर हुई होगी अगर आपने कहीं पर इसको स्टडी नहीं किया है तो भी। नेक्स्ट है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। यहाँ पर आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। आप इन चारों शेड्यूल्स को देखोगे, अब 9th में लैंड रिफॉर्म्स की बात है, 12th के अंदर म्यूनिसिपैलिटी की बात है, 3rd के अंदर आपके ओथ एंड अफर्मेशन इन चीजों की बात की गई है, तो बचता क्या है आपका 5th शेड्यूल ही बचता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5th। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Next है, the validity of law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। इसमें देखो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि यस पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो 9th शेड्यूल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर लॉ को फिट कर दे। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कोर्ट जो है वो एग्जामिन नहीं कर सकता, कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है और 9th शेड्यूल से रिलेटेड मैटर्स भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे तो वहां भी जो कोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट 2018 का ही क्वेश्चन है भी, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट देन, तो वो क्या होता है। अब आर्टिकल 356 क्या है हमें पता है, रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी, ये बात हमने ऑलरेडी इमरजेंसी के अंदर पढ़ी थी। अब देखो स्टेटमेंट्स को देखो, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए किसी स्टेट के अंदर तो वहां की जो ऑलरेडी स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व नहीं हो जाती, कुछ टाइम के लिए उनके पास जो पावर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये करेक्ट है कि ऐसा ही होता है कि उनकी जो पावर होती है वो उनसे रेस्ट्रिक्ट कर ली जाती है और वो पावर जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास चली जाती है कुछ टाइम के लिए। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन डेट सेट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें आपकी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होती है। एंड द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू डेट सेट, पार्लियामेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, उसके पास डायरेक्ट ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो जो चाहे उस स्टेट के अंदर लॉज बनाने लग जाए, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक लिबर्टी, अगर आपने कभी भी प्रीएम्बल को एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहां पर इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में वहां पर बात नहीं की गई है, वहां पर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ की बात की गई, ये तीनों वर्ड वहां पर आपको मेंशन मिलेंगे, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिलेगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the mind of the makers of the constitution is reflected in which one of the following, 2017 का क्वेश्चन है, the answer is preamble। फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि एक कंट्री के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारी मॉरल ड्यूटी के बारे में बात करती है कि एक इंडियन सिटीजन को मॉरली वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनके माइंड्स को बताता है कि वो डेमोक्रेटिक बिलीव रखते थे, वो सॉवरेनिटी में बिलीव रखते थे, वो एक सेकुलर स्टेट के विजन में बिलीव रखते थे, वो सोशलिस्ट बिलीव रखते थे, वो सारी चीजें, तो आंसर इज प्रीएम्बल। नेक्स्ट है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, 2017 का क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द legislator, the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are sent to by the president, the power of the judiciary to review its own judgment given earlier in similar or different cases। अब देखो इसमें से सिंपल सी बात है, सबसे सुटेबल आंसर आपका ए ही है कि जब पावर है जुडिशरी की टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कि कोई भी लॉ है या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पार्लियामेंट की साइड से कहीं से भी आया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली फिट बैठता है या नहीं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, इनमें से कौन सी कंसिक्वेंस अगर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो नहीं होगी। पहला है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यहाँ बात ध्यान रखने की है, आर नॉट नेसेसरीली, ये मत सोचना आर नेसेसरीली, आर नॉट। तो क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम के अंदर, और यही चीज होती है जहां पर हम गलती कर कर आते हैं। नहीं तो लक्ष्मीकांत तो किसी ने 1-2 अटेम्प्ट भी दिए हैं, या फिर लक्ष्मीकांत बेसिक बुक है जो आप सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करते हो और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी हमारे गलत क्यों होते? क्योंकि हम क्वेश्चन और आंसर को समझ नहीं पाते। तो पहला डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वहां की स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये चीज पॉसिबल है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको हटा दिया जाए। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, अब किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग रही है, उसमें वहां का जो पंचायती सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटी सिस्टम है, उसका कोई रोल ही नहीं होता, तो वो चीजें तो क्यों ही इफेक्ट होंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। यहीं पर अगर ये सिर्फ नॉट वर्ड नहीं लगा होता तो इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता आपको सेकंड ओनली का, और वो इसका आंसर होता। नेक्स्ट है द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, सिंपल सी बात है, हमने बहुत बार स्टडी किया है कि दोनों किसके बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको देखते हैं। 2024 में क्वेश्चन आया, सिंपल था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट ऑफ प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी आता है आपका आर्टिकल 21 के अंदर, और 21 के अंदर राइट टू शेल्टर होता तो भी आपका राइट टू आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू स्लीप होता तो भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही आता, बिकॉज आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ। और राइट टू अगर आपका यहाँ पर होता कि आपको डिग्निटी के से रिलेटेड मैटर होता तो भी आपका आर्टिकल 21 ही होता। हमने अपनी क्लासेस में मैंने आपको कुछ 6 to 7 जो मेजर थे वो आपको नोट डाउन भी कराए थे कि अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर सिंपल होगा आपका आर्टिकल 21। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पॉलिटी से, आप जिसके अंदर पॉलिटी डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछती है हर 3-4 साल में, और आंसर होता है आपका आर्टिकल 21। नेक्स्ट आपका है 2023 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिट बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि आपकी जो रिजर्वेशन वाली चीज होती है वो आर्टिकल 16(4) के अंदर मेंशन है, और यस उनको लिमिट किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, लिमिट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन है किसी एससी कैंडिडेट के पास, एसटी कैंडिडेट के पास, बट दे आर नॉट एफिशिएंट टू वर्क, कि वो लायक नहीं है काम करने के लिए फिर भी उनको काम मिल जाएगा, नहीं, उनके पास वो बेसिक नॉलेज, वो टैलेंट तो होना ही चाहिए। तो वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, इसलिए स्टेटमेंट 1 हो गई करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 इसलिए करेक्ट नहीं है कि यस आर्टिकल 335 के अंदर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन तो है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उस टर्म को डिफाइन नहीं करता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वर्ड को मेंशन करके वहां पर छोड़ दिया, उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हुई। वो हमारी गवर्नमेंट की समझ है कि वो उस वर्ड को किस तरीके से डील करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not a jail। पहली स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट इसलिए नहीं है कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर बाकी सारी चीजें सही हैं, बट उसके अंदर भी जो एक्यूज होता है वो जेल के अंदर ही होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं होता। यस जेल के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो इंटेरोगेशन उस एक्यूज्ड पर्सन की कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. State government have their own prisoner release on parole. Which of the following statement is are correct?
सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है वो सुनो। फर्स्ट करेक्ट इसलिए नहीं है कि यस जो प्रिजनर्स होते हैं, जो इंसान जेल में होता है, वो पैरोल के ऊपर बाहर आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा कोई लीगल, ऐसा कोई उनका फंडामेंटल राइट उनके पास नहीं है कि हाँ उनको पैरोल मिलनी ही चाहिए। वो डिपेंड होता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, डिपेंड होता है उनके रूल्स के ऊपर, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिजनर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोई मेडिकल कंडीशन होगी, ऐसी सारी चीज़ों को देखकर उसको पैरोल पर मिल जाती है, लेकिन ऐसा कोई उसका लीगल राइट नहीं है कि उसको पैरोल मिलनी ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following article of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल आंसर है आर्टिकल 14। क्यों है आर्टिकल 14? अगर देखो हमारा जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, अपने तरीके से पावर्स को यूज करेगी। अब इन चारों आर्टिकल को देखो तो सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट, आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वैसे भी अभी तक इंडिया के अंदर अप्लाई नहीं किया गया, तो स्किप हो गया। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट इशू करता है और हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 28 क्या है, रिलीजन मैटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सुटेबल क्या है, आर्टिकल 14 ही है ना, कि अगर लेजिस्लेशन अपनी मर्जी करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी मर्जी से चीजें करेंगे, अनकंट्रोल वे में करेंगे, तो हमारा जो राइट टू इक्वेलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। कि अब सपोज करो कि कोई भी, मान लो रिलीजन मैटर, मान लो कि टाइम टाइम पर कंट्री के अंदर रिलीजियस या फिर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो वो उस चीज को सीरियसली ले ले और वो कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए, रिलीजन बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए, या फिर वो सोचे कि वो अपनी फैमिली वालों को इंक्लूड करने लग जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो जेन्युइनली एलिजिबल है उन चीजों के लिए उनको ना करे, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या डिस्टर्ब हो रहा है, आपको राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो वही है। तो सुटेबल क्या है यहाँ पर, सबसे ज्यादा आर्टिकल 14। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। हमने डिस्कस किया ये एक लीगल राइट है जो हर इंसान के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन है वो कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है, 300A। पहले ये फंडामेंटल राइट था लेकिन इसको बाद में रिमूव कर दिया गया, और कौन से अमेंडमेंट से, 44 अमेंडमेंट से। नेक्स्ट है, which one of the following category of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination। अब देखो सिंपल सी बात है, अनटचेबिलिटी की बात होती है आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 17 कौन से फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट में। आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो आते हैं वो आपके फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। सिंपल आंसर। नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट्स टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। सिंपल सा आपका आर्टिकल 21, क्योंकि वहां पर से आपको राइट टू लाइफ है आपके पास पर्सनल लिबर्टी है कि आप जिससे चाहो उससे आप शादी कर सकते हो, पर सामने वाले की मर्जी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को भी जबरदस्ती पकड़कर आप उसके साथ शादी करो बिकॉज आप चाहते हो। तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आए तो नहीं का अभी एग्जाम में, क्योंकि ये उस टाइम की न्यूज थी इसलिए आ गया। अब यहाँ पर आंसर सिर्फ करेक्ट है सेकंड ओनली। उसका रीजन है कि फर्स्ट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लिख रखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डिस्कस करता है, बट ये गलत है। यहाँ पर स्टेट काउंसिल की जगह नेशनल काउंसिल जो होती है वो सारी चीजों को डिसाइड करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत एक स्टेटमेंट मस्ट वाली कंडीशन यहाँ पर आ गई कि इंडिया मोर देन 90% जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यस, काफी सारे टीचर, मैक्सिमम द टीचर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन आप ऐसा ब्लंटली एक स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर सकते कि 90% ही आते हैं। एक कंफर्म डाटा आप उस चीज का, एक कंफर्म परसेंटेज वहां पर यूज नहीं की जा सकती, इसलिए थर्ड भी गलत होगी। तो आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट, राइट टू privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? सिंपल सी बात है, आपका आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम ग्रांटेड इन जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 3 के अंदर। नेक्स्ट, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 3 to 6 के अंदर इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके दो आर्टिकल आते हैं 23 और 24। अब दोनों के अंदर किस किस चीज की बात है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, यस, फोर्स लेबर की बात वहां पर की गई है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में वहां पर नहीं की गया है, सेकंड गलत हो गया। अगर एलिमिनेशन यहाँ पर यूज करते, सेकंड को हटाते, अगर आपको सेकंड सेकंड भी पता है तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन अपने आप हट जाता, सी आंसर आपका आ जाता, अगर आपको बाकियों के बारे में नहीं पता है। फिर भी आगे देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी आपका आर्टिकल 29 और 30 बात करता है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइन, ये बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 23 और 24 इसके बारे में बात करता है, तो आपका हो गया आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या वायलेट करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है, क्योंकि डीपीएसपी बात करते हैं एक वेलफेयर स्टेट के बारे में, और साथ में वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है? जहां पर हर इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान हो, हर इंसान के पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ना कि कुछ अमीर हो जाए और कुछ गरीब हो जाए। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? सिंपल सी बात है, आपका डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड्स की बात करता है। 7 शेड्यूल है वो तो लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। Next, with reference to the provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which one of the following statement is are correct? They shall be enforceable by court. स्टेटमेंट गलत है, डीपीएसपी आते हैं आपके पार्ट 4 में और वो कोर्ट इन्फोर्सेबल नहीं होते, उनको आप गवर्नमेंट का काम है उन चीजों को लागू करना है इंडिया के अंदर, बट वो चीजें फोर्सेबल नहीं है। दे शैल नॉट बी फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। यस, अगर वहां पर बात हो रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की डीपीएसपी के अंदर, तो गवर्नमेंट का काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए वो अलग अलग लॉज बनाती है उस चीज को बेस मानकर, ठीक है, तो वही चीजें हैं, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, other than the fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? अब देखो, प्रियम्बल जो है वो भी इन्हीं चीजों की बात करता है, जस्टिस की भी बात करता है, इक्वालिटी की भी बात करता है, जो एट लास्ट ह्यूमन राइट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं चीजें। डीपीएसपी भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Next, which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd Amendment to the Constitution? सिंपल सी बात है, आपका इसका आंसर आएगा आर्टिकल बी। आर्टिकल बी क्यों आएगा? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से आपका 43 है आर्टिकल है जो कहता है द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय लॉ और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। ये बात आपकी जो ये आर्टिकल है 43 है वो 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। अब बाकी तीन के आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 39 डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट कहते हैं आपके आर्टिकल 41 एंड 46 ऑफ डीपीएसपी। और सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क कहता है आपका आर्टिकल 43। तो ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। नेक्स्ट, consider the following statement. With reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitations upon, किसी के ऊपर भी नहीं, क्योंकि वो enforceable ही नहीं होते। Next, which one of the following statement is are true of the fundamental duties of the Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce in these, नहीं, fundamental duties भी enforceable नहीं होते, दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, और ना उनका लीगल ड्यूटीज से कुछ कनेक्शन होता, वो चीजें मॉरल होती हैं, लीगल नहीं होती, तो नेदर वन और टू। नेक्स्ट, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the fundamental duties। अगर आपने कभी भी उन 11 fundamental duties को स्टडी किया होगा तो वहां पर ये चीजें बहुत क्लियरली एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ये लिखा हुआ है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्रेंड इन दिस। जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया, सिंपल सी बात है, डीपीएसपी। और मुझे नहीं लगता कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल शेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, करेक्ट है। द प्रोविजन कंस्टेन
contained in these principles are not enforceable by any court. Yes, enforceable भी नहीं, both 1 and 2 correct. अब बात करते हैं मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हो तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक: कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर. नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. अब देखो इसके अंदर सेकंड करेक्ट है क्योंकि यस आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो लोकसभा है उसके अंदर 15% से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स नहीं हो सकते. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिस्टर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बात नहीं की गई. ये हम बाय कन्वेंशन करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर मिलेंगे आपको, मेनली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो ये बाय कन्वेंशन चीजें चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, with reference to the union government consider the following statement. पहली, गोपाल स्वामी अय्यर कमेटी जो है suggest that a minister and a secretary be designated solely for a pursuing the subject of administrative reform and promoting it. अब ये स्टेटमेंट इसलिए गलत यहीं पर हो जाती है क्योंकि देखो कोई भी कमेटी हो वो किसी एक चीज पर प्रेशर नहीं डाल सकती कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को करने का और उनको प्रमोट करने के लिए सोलली सिर्फ एक सेक्रेटरी और मिनिस्टर ही जिम्मेदार होते हैं. तो आप ऐसे बोल ही नहीं सकते. तो 1 गलत हो जाती है, जो सेकंड है वो सही है. इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज. तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन कर रखी है. पोज करके डिस्कस करने का कुछ नहीं, पोज करके चाहो तो एक बार इस चीज को भी गो थ्रो कर लेना. नेक्स्ट, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006. तो सिंपल सी बात है, जब ट्राइबल्स की बात हो रही है तो वहां पर सिंपल सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही होगा. नेक्स्ट, consider the following statement. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है कि यस जो पेज होता है उसके ऊपर साइन गवर्नर करता है पर वो डिसीजन गवर्नर का नहीं होता. मेनली जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनता है वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बनता है, चाहे वो लेडी हो मतलब मेल हो या फीमेल हो. और दूसरी चीज क्या होती है कि उसके लिए पूरा डिस्कशन किया जाता है, तो सारी चीजें देखी जाती हैं, जो सीएम है वो भी होते हैं, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, सारी चीजों का डिस्कशन किया जाता है. गवर्नर अकेला ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को चूज कर और उसको अपॉइंट कर देंगे. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. दूसरी है द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर. ऐसा कुछ नहीं होता. जो चीफ सेक्रेटरी होता है, सपोज करो उनकी एज हो गई रिटायरमेंट होने की तो वो रिटायर हो जाएंगे. अब उनको चाहे 2 साल बने हुए हो या फिर 3 साल से बने हो, या फिर अगर सीएम जो है पर्टिकुलर स्टेट के उनको भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो भी उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं. तो आंसर है नेदर 1 और नॉट 2. नेक्स्ट है 2015 का है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होती. यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट लिखा होता तो वो चीज सही होती. नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड. ऐसा भी कुछ नहीं है. प्राइम मिनिस्टर इस चीज को हैंडल नहीं करते, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो उन चीजों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन. पहला है इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. ऐसा नहीं है, जो गवर्नर है उनके पास ये पावर नहीं है. गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को इस स्टेट के अंदर ऐसे ऐसे तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए. फिर वो प्रेसिडेंट के हाथ में वो चीज करें या ना करें. तो गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट. ये चीज सही है कि जरूरी नहीं है एक स्टेट के अंदर वो कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आ रही है तो दूसरी के अंदर भी उस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर काउंट किया जाए. वो स्टेट का इंडिविजुअल मैटर है, वहां पर जरूरी नहीं है सभी स्टेट में सेम चीजें. नेक्स्ट, 2023 का क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट. पहला, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द
Supreme Court of India. All acts done by him or her in the performance of his duty of his or office of president before the date of decision become invalid. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि अब देखो, ऐसे तो अब जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी चीजें बनाई, अब बाद में वो पावर में नहीं आएंगे तो क्या उनकी चीजें ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगी? नहीं, अगर अगली गवर्नमेंट चेंज करती है वो अलग चीज है। तो वैसे ही वो चीजें जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जिन एक्ट्स के ऊपर, वो चेंज नहीं हो सकते, वो इनवैलिड नहीं कहलाएंगे। तो पहली गलत हो गई। नेक्स्ट है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड और एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक दो स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी वजह से प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन अ बिल इज presented to the president of India, the constitution prescribe time limit within which he has to declare his or her assent। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो जितने टाइम तक चाहे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल को होल्ड कर सकता है और वो चाहे उसके ऊपर टाइम लिमिट वहां पर नहीं। तो ये भी नन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link or should not have taken part in politics in the recent past। देखो, ये चीज सरकारिया कमीशन ने बोली थी कि अगर गवर्नर जो है वो उसी स्टेट से बिलोंग नहीं करता होगा तो वो वहां पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर पाएगा, क्योंकि उसका वहां पर लोगों से क्या होगा, कोई भी पर्सनल कनेक्ट नहीं होगा, कोई इमोशंस नहीं जुड़े होंगे और लोग भी उसको ज्यादा अपनापन नहीं मानेंगे, तो उसको कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं और वो अच्छी तरीके से काम वहां पर कर पाएगा। तो ये रिकमेंडेशन दी थी सरकारिया कमीशन ने। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने मेरी प्रेसिडेंट की क्लास देखी है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट लगेगी, क्योंकि क्या होता है कि जो वोटिंग के लिए जब हम वैल्यू ऑफ ईच एमएलए की वोटिंग की निकालते हैं, एमपी की निकालते हैं, तो उसमें हम जब एमएलए की निकालते हैं नीचे हम पॉपुलेशन क्राइटेरिया लेते हैं। पॉपुलेशन डिफर करती है हर स्टेट की, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी डिफर हो जाती है स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो पहली करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर वैल्यू देन द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, नंबर ऑफ का डिफरेंस है कि हाँ लोकसभा में ज्यादा एमपी होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं, बट उनकी वैल्यू में ऐसा कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वन इज ओनली। नेक्स्ट है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये बात करेक्ट है, गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों के ऊपर जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकते जब तक वो अपने ऑफिस को संभाल रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होगा, पहले उनको अपने ऑफिस से जो है वो पूरा मेजोरिटी से चीजें पास करके उनके ऑफिस से डिसमिस किया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। And the amendments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। पहली, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। बिल्कुल सही है, मैंने आपको आर्टिकल 109 कराया भी था। नेक्स्ट है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि मनी बिल को लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आप राज्यसभा में नहीं कर सकते। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। यस, जब मनी बिल की बात हो, जब राज्यसभा उस बिल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है बट उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द लोकसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। सॉरी, जो राज्यसभा सजेस्ट करे वो लोकसभा को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मनी बिल के अंदर लोकसभा की सुपेरियरिटी होती है और लोकसभा को राज्यसभा के सजेशन नहीं मानने तो वो नहीं मानेगा, वहां पर कोई भी उस चीज के लिए बाइंडिंग पावर नहीं है। तो आंसर 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, यहाँ पर फोर्थ गलत हो गई। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। 2024 के एग्जाम से पहले एथिक्स कमेटी न्यूज में थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इस साल से पहले भी कुछ कमेटी न्यूज में रही जो हमने डिस्कस की थी हमारी पीटी 365 के अंदर, और साथ में जब हमने क्लासेस ली तो उनको ज्यादा ध्यान आपको देना है। इनिशियली इट वॉज एन एडॉक कमेटी, वो आज भी एडॉक कमेटी ही है एथिक्स कमेटी जो है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
दूसरी स्टेटमेंट में कहता है ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा के पास भी एथिक्स कमेटी है, लोकसभा के पास भी है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो गई। एंड दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, जो जुडिशरी से ही रिलेटेड मैटर होगा, कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज होगी, तो वहां पर कमेटी का कोई रोल वैसे भी नहीं होता। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड गलत है। नेक्स्ट, with reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. While any solution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, suppose कि removal of the Speaker की बात चल रही है लोकसभा के अंदर, तो उस टाइम पर स्पीकर जो है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। पहला है he she shall not preside, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज है, आपके रिमूवल की बात चल रही है और आप ही फाइनल डिसीजन सुनाओगे पूरे लोकसभा को, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो पहली चीज सही है। दूसरी चीज है he she shall not have the right to speak, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर राइट टू स्पीक सबके पास है, चाहे आप कैदी ही क्यों ना, आपने मर्डर भी कर रखे तो भी आपको बोलने का अधिकार तो है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट है ही शी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब देखो, नॉर्मली हम स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी अगर बिल की बात चल रही है तो जब सभी वोटिंग कर लेते हैं उसके बाद टाई के सिचुएशन के अंदर स्पीकर जो है वो वोट करता है। बट जब उसी को रिमूवल की बात चल रही है, वो उस टाइम पर स्पीकर की तरह प्रिसाइड नहीं कर रहा सेशन को, तो वहां पर जब पहले ही वोटिंग होगी पहले राउंड में, वहीं पर वो अपनी वोट जो है वो डाल सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Next, with reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. बिल्कुल, अगर लोकसभा के अंदर कोई बिल पेंडिंग था और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मतलब सरकार जो है वो खत्म हो गई, चाहे टेन्योर खत्म हो गया या कोई भी और रीजन की वजह से, तो वो जो है लैप्स हो जाएगा, वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब ये चीज भी हो जाती है, क्यों? क्योंकि लोकसभा ने पास किया था और लोकसभा वो रही नहीं, तो वो चीज भी वहां पर बिल जो है लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू ए जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल लैप्स नहीं होता, वो बिल दोबारा बाद में इंट्रोड्यूस किया चला जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कब कब बिल मेंशन हो, कब कब बिल डिसॉल्व हो सकता है, कब का नहीं हो सकता, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, पहली चीज। दूसरी बात, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात सॉरी, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच हैव सीन been passed by the house of the people is pending in the council of state shall subject to the provision of article 108 lapse on a dissolution of the house of people। इन दो कंडीशन के अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 आपका जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। अ बिल विच पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल और पेंडिंग लोकसभा के अंदर, सॉरी राज्यसभा के अंदर, मतलब बिल्कुल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया था, वो भी लैप्स हो जाएगा। और जो बिल लोकसभा के अंदर पेंडिंग था और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी वो बिल लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 के 5 के अकॉर्डिंग, अ जॉइंट सिटिंग में बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल passed there at notwithstanding that a dissolution of the house of the people has intervened since the president notifies his intention to summon the house to meet there। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी अनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of a house of by the President of India does not require the advice ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा कुछ नहीं, हमने बिल्कुल पढ़ा है कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट है वो वर्क ही अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है और उनकी एडवाइस जो प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बाइंड भी होती है। नेक्स्ट, prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session। yes, president जब भी चाहे वो house को prorogation कर सकता है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, ये भी करेक्ट है। तो दो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। पूरा पढ़ते हैं।
किसी भी सेशन का टर्मिनेशन ऑफ द बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन, की हाउस का टर्मिनेशन करना। प्रोरोगेशन नॉर्मली फॉलो किया जाता है आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस सेनेट। अब on the other end, with dissolution, the life of the house comes to an end and it cannot again assemble until after a general election। अब ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके अंदर भी पढ़ते हैं। The president shall time to time summon each house of president to meet at such time and place as he think fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सिंपल सी बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम सम्मन करता रहता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट की 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप का नहीं, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही कहता है। नॉर्मली हमारी कंट्री के अंदर 3 सेशंस होते हैं, एक मॉनसून सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्स की मीटिंग्स के बीच में 6 महीने के गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। Next, with reference to finance bill and money bill in the Indian constitution, consider the following statement. When the Lok Sabha transmits financial bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. ठीक है। Next, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make a recommendation. Yes, जब money bill की बात हो, जब राज्य सभा amend और reject नहीं कर सकती, उसको वो सिर्फ suggestion दे सकती है। Next, in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for फाइनेंशियल बिल। इसके अंदर अब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब वो समझो कैसे करेक्ट है। देखो, पहली स्टेटमेंट है करेक्ट है। क्यों? हमने आप डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल बिल के बारे में लिखा हुआ है आपके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 117 के अंदर। उसके अंदर 2 फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, दोनों को ही ऑर्डिनरी बिल की तरह कनेक्ट यूज किया जाता है। इसलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है कि राज्यसभा वहां पर अमेंडमेंट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती। अब थर्ड की बात क्या है कि यहाँ पर थर्ड में गलत पता है क्या है? सिर्फ ये वर्ड बिकम्स नेसेसरी गलत है। क्यों? क्योंकि लिख नहीं रखा कहीं पर कि जॉइंट सिटिंग इस चीज के लिए होनी ही होनी चाहिए। आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पास इनमें से कौन सी चीज के अंदर एक्सक्लूसिव पावर होता है? इमरजेंसी के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होनी जरूरी होती है, सेम पावर। नेक्स्ट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी लोकसभा राज्यसभा के पास सेम पावर है, दोनों से पास होनी चाहिए। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ऐसी चीज है जो सिर्फ लोकसभा का मैटर है, तो सेकेंड ओनली। Next, with reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. देखो, second statement यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई मैंडेटरी प्रोविजन उस चीज का नहीं है। वो हम बाय कन्वेंशन करते हैं कि डिप्टी स्पीकर मेनली अपोजिशन पार्टी से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। सिंपल सी बात है, अगर आप स्पीकर की जगह पर स्पीकर की सीट पर बैठे हो तो आपके पास वो सारी पावर्स हैं जो स्पीकर के पास होती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट होगी। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ही जरूरी नहीं है कि वो वही उस चीज को ड्यूली सेकेंडेड प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई और मिनिस्टर भी उनकी जगह हो सकता है। तो फोर्थ गलत हो गई, यहाँ पर सेकंड गलत होगी। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट एंड थर्ड। Next, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specified that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the. अगर जो भी इंसान है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक बार नॉमिनेट या इलेक्ट होने के बाद चेंज करेगा तो उसको फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना ही पड़ेगा, अनलेस की पार्टी का किसी पार्टी का जिससे वो बिलोंग करते उसका मर्जर ना हुआ हो या फिर उसके अंदर कोई ब्रेकेज ना आया हो, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना ही पड़ेगा। 6 मंथ्स की कोई वैलिडिटी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम वर्क
विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। अब देखो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड चीजें का डिसीजन कौन लेता है, आपका स्पीकर लेता है। अब स्पीकर के ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो कितने टाइम में उस चीज का डिसीजन ले ही ले, तो वो चीज की बाउंडेशन नहीं है, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Next, consider the following statement. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he she thinks fit. Yes, ये statement correct है। President जहाँ चाहे वहाँ पर पार्लियामेंट के सेशन को कंडक्ट कर सकता है, बस जगह इंडिया में होनी चाहिए। Next, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. अभी हमने पीछे बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बताता ही नहीं है कितने सेशंस करने चाहिए, वो सिर्फ इतना कहता है कि पार्लियामेंट्स की 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। देयर इज अ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ऐसा भी कुछ भी जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, तो यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, सेकंड गलत हो गई। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है, लोकसभा की कम होती है, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो गई। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा की पावर होती है, राज्यसभा की पावर नहीं होती, तो ये भी गलत हो गई। मेकिंग कट मोशंस के अंदर भी लोकसभा जो है वो ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, तो यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजमेंट लाने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इक्वली होने चाहिए। अब है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसको काफी बार अमेंड किया गया है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो सारे एक्ट आपको याद नहीं रह सकते, ये क्वेश्चन आपसे उस टाइम पर आप दे भी रहे होते तो कैसे सॉल्व होता, एलिमिनेशन टेक्निक से। कैसे, आप देखते थर्ड ऑप्शन को, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ना किसी भी चीज को ना डिफाइन करता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सिर्फ टर्म्स मिलेंगी, उनकी डेफिनेशन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाय कन्वेंशन क्रिएट की हुई है, आपको टर्म्स का ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं ही मिलता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी वर्ड यूज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट उसका कोई भी वेल डिफाइंड डेफिनेशन उसकी नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं आपके बी सी डी तीनों ही ऑप्शन गए, ऑप्शन बचा ही ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, with reference to the legislative assembly of a state in India, consider the following statement. The governor make a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year. Yes, सिंपल है, जैसे प्रेसिडेंट का काम पार्लियामेंट के लिए, गवर्नर का काम सेम जो लेजिस्लेटिव मेंबर के हाउस होते हैं उनके लिए, जब पहला सेशन हो। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी चीज करेक्ट है कि देखो वैसे तो स्टेट लेजिस्लेटर अपने अकॉर्डिंग चीजों को संभालता है, बट अगर उसके पास किसी चीज का रूल अभी तक अवेलेबल नहीं है और उसको रूल पास करने में चीजों को टाइम लगेगा, जब तक उसको उस चीज का सॉल्यूशन करना है, तो वो उस चीज के लिए लोकसभा का जो रूल है उस मैटर से रिलेटेड उसको यूज कर सकता है। Next, in India, which one of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. कि जो कौन सी बॉडीज हैं जो इंडिविजुअली इस चीज को हैंडल कर सकती हैं। देखो एडो कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, एडो कमिटीज तो सेटअप ही इसलिए होती है किसी पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड सेटअप की जाती है, तो सिंपल सी बात है फर्स्ट इज करेक्ट। पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, वो भी किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ही बनी होती है, वो पर्टिकुलरली चीजों को हैंडल ही करती है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। फाइनेंस कमीशन जो है उसकी चीजों को, वो बाइंडिंग नहीं होती चीजें, ठीक है, उसको सिर्फ बनाया जाता है कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर रिव्यू देने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसका यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है। नीति आयोग जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, नीति आयोग सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। A money bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. देखो ज्यादा नहीं जाते हैं, इसका देखो सिंपल आंसर है सी। A money bill is concerned with the appropriation of monies out of the contingency fund of India. अब ये आंसर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बतानी है, तो आप यहाँ पर सोचो अगर नॉट करेक्ट था, जब आंसर सी है, अगर करेक्ट होता तो इसका आंसर डिफरेंट होता, यहाँ पर नॉट नहीं लगा होता। तो अब थोड़ी सी चीजें मनी बिल के बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं। मनी बिल
holds a special place in the Indian legislative process. They deal with crucial financial matter of the government and their passage is streamlined to ensure efficiency management of public funds. अब देखो कंटेंजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है. वैसे तो क्लास में डिस्कस किया हुआ है बट फिर भी कर लेते हैं. कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, मेन पब्लिक अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट का सारा रिवेन्यू, उसके टैक्सेस, फीस, सब कुछ इसी के अंदर आते हैं. सारे जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो भी यहीं से होते हैं. कंटीजेंसी फंड क्या होता है, ये एक सेपरेट फंड होता है जो अर्जेंट एक्सपेंडिचर या अनफोर्सिन, जैसे अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जो हमने ज्यूम नहीं किया था, उसके लिए पैसा चाहिए, वॉर की सिचुएशन आ गई, अचानक से पैसों की जरूरत है, उसके लिए आपका कंटीजेंसी फंड होता है. अब देखो मनी बिल एंड द कंसोलिडेटेड फंड के बारे में देखो. Management of the consolidated fund. This include aspects like how the fund is maintained, audited, and how public money is withdrawn for various purposes. Appropriation of money from the consolidated fund. Money bills are the primary mechanism for authorizing the government to spend monies on various programs and activities. They specify the amount allocated for different departments and purposes. हो गया यहाँ पर. अब कंटेंजेंसी फंड से रिलेटेड बात करें, जो आपकी स्टेटमेंट सी थी वो गलत क्यों थी. जो कंटेंजेंसी फंड है वो अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए होते हैं. इंक्लूडेड इट्स अप्रोप्रिएशन विद इन अ मनी बिल विच एज अ फास्टर पैसेज कंपेयर टू अ रेगुलर बिल माइट नॉट बी सुटेबल. क्योंकि मनी बिल का प्रोसेसर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है. देयर माइट बी अ नीड फॉर मोर डिस्कशन एंड जस्टिफाइड फॉर सच एक्सपेंडिचर आउटसाइड द रेगुलर बजट. अब देखो कंटीजेंसी फंड क्या है, जो रेगुलर बजट से अलग चीजें हो गई. क्यों? क्योंकि सिचुएशन तो कभी कभी आती है, तो उन चीजों के लिए ज्यादा डिस्कशन चाहिए होता है और मनी बिल के लिए इतना डिस्कशन नहीं होता. मनी बिल बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, तो इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट थर्ड थी वो ज्यादा सुटेबल यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए नॉट करेक्ट पूछा गया था. तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपका आंसर है. नेक्स्ट, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी. ऐसा ये गलत है. पहले लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस थी वो फुल मेजोरिटी से जीती थी, कोई लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उस टाइम पर उभर कर आई ही नहीं. तो पहली स्टेटमेंट गलत. इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है, in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. ये स्टेटमेंट गलत है. हमने जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को पार्लियामेंट के लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि अपोजिशन पार्टी के पास मिनिमम 10% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा की, जब भी उस पार्टी में से लीडर ऑफ द अपोजिशन को लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया जाता है. और 10% सीट्स आपकी बनती है लोकसभा की नियर अबाउट 55 सीट्स, ना कि 75. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. तो आंसर इज सेकंड ओनली. नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेंट हिज और हर ऑफिस इफ ही शी ceases to be a member of the assembly. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. Which of the statement given above is correct? सिंपल सी बात है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर उसको हटा दिया गया है एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली तो वो स्पीकर भी नहीं रह सकता. दूसरी बात ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसा नहीं स्पीकर जब भी खाली करते हैं, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं आती, अगली जो असेंबली वो इलेक्ट होकर नहीं आती, उनको वो चीजें हैंड ओवर नहीं करता जब तक स्पीकर जो है अपनी सीट को वैकेंट नहीं करता. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India. ये चीज गलत है. एक प्राइवेट मेंबर बिल उन्हीं का नहीं होता जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इलेक्टेड का भी हो सकता है. नेक्स्ट, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट हिस्ट्री. ऐसा कुछ नहीं है. आप ये ब्लंटली नहीं दे सकते स्टेटमेंट, क्योंकि कितने बिल आते हैं आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. यस, बहुत कम प्राइवेट बिल पास होते हैं बट आप you can't determine that. ठीक है, तो neither one or two. Next, the Parliament of India exercise control over the function of the Council of Minister through adjournment motion भी होता है, क्वेश्चन आर भी होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होता है. तो आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है तीनों के बारे में. आप चाहो तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, और मेरी क्लास लिए तो सब कुछ कर ही रखा होगा. नेक्स्ट, consider the following statement. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. ऐसा कुछ नहीं है,
4 कैंडिडेट, सबसे ज्यादा वोट जिसके हैं, चाहे उसका एक वोट ज्यादा हो बाकी से, तो भी वो इलेक्ट हो जाता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर टू द पोस्ट। ये चीजें बाय कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, नेदर 1 नॉर 2। Next, the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। राज्यसभा से अगर वो चीजें पास होती हैं तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। क्यों? राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स को रिप्रेजेंट राज्यसभा करता है, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, a bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. A bill pending in the Rajya Sabha which has not passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha। अब इसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है कि लोकसभा के अंदर अगर कोई बिल जो था वो पेंडिंग था वो प्रोरोगेशन के टाइम पर लैप्स हो जाएगा। वही जो बिल था वो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग था, उसको लोकसभा ने भी पास नहीं किया, वो डिसोल्यूशन के ऊपर जो है लैप्स नहीं होगा, उसको बाद में इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। नेक्स्ट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी ए लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा है नहीं, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल वैसे तो सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है, वहां भी एक प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पार्ट। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वैसे भी 6 स्टेट्स के अंदर है, तो गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो उस चीज को नॉमिनेट ही करे, तो दोनों स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, द राज्यसभा हैज नो पावर एदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट, यस ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यसभा डिस्कस हर चीज कर सकता है, हर बिल को कर सकता है, तो सिंपल सी बात है 1 and 2। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। जॉइंट सिटिंग की बात होती है जब सिंपल मेजोरिटी से चीजें पास होती हैं, वहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, इसीलिए जॉइंट सिटिंग के अंदर जो चीजें होती हैं वो लोकसभा के साइड ज्यादा मूव कर जाती है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं राज्यसभा से। वैसे जॉइंट सिटिंग ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आज तक जॉइंट सिटिंग मेनली 3-4 बार ही हुई है, और ऐसा नहीं है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर बहुत ज्यादा है। बस इतना याद रखना, जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए की जा सकती है, मनी बिल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। Next, judiciary and judicial systems related. A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or a High Court too. सिंपल सी बात है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसको लग रहा है जो लोअर कोर्ट है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको उस केस के ऊपर काम करने से रोकेगा, वो होता है आपका प्रोहिबिशन की रिट। हमने सभी रिट्स के बारे में हर चीज ब्रीफली डिस्कस की थी, तो आप ये नहीं कह सकते हमने नहीं की थी, फिर भी लिख दिया है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ये रिट इशू की जाती है बाय हायर कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट को हाई कोर्ट करे सबऑर्डिनेट कोर्ट, टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट है, pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the content of Court Act 1971 was passed। ऐसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। यस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अरे कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को डिफाइन इतना नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया। स्टेटमेंट थर्ड इज uncorrect। In India, the parliament is vested with the power to make laws on contempt of court। Yes, parliament हर चीज के ऊपर लॉ तो एटलास पार्लियामेंट ही बनाते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट, मैंडेमस के बारे में लिखा हुआ है सारी चीजें। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद अ public duty। Yes, first statement is correct। Mandamus will not lie against a company even though it may be a government कंपनी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, स्टेटमेंट गलत हो गई। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू पेरेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अगर आपने मेरी क्लास में नहीं देखा है, रिट्स को नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ से इस चीज को गो थ्रू कर लेना।
Next, with reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate. ऐसा कुछ नहीं है, ये भी advocates कहला सकते हैं. पहली statement गलत है. Bar Council have the power to lay down the rules related to legal education and recognition of law colleges. ये statement correct है. Next, with reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. ये statement बिल्कुल correct है. हमने इसके लिए इसको बहुत अच्छी तरह study भी किया था. Next, High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. नहीं, High Court के पास ऐसी power नहीं है. सिर्फ Supreme Court ही अपनी judgment को दोबारा से review कर सकता है. Next, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? Simple सी बात है. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by the laws made by Parliament. तो अगर आप चारों को स्टडी करोगे और तीन तो जो ऑप्शन है वो इस चीज से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही चीजों को डील करता है. तो यहाँ पर आप एक तुक्का भी मार सकते हो. अगर आपको आर्टिकल याद हो तो फिर आप चीजों को देखोगे. स्टेट लेजिस्लेटर से रिलेटेड बात आर्टिकल 142 में आपको मिलेगी नहीं, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी नहीं मिलेगी. तो आपको अगर सपोज ना कोई चीजों का कुछ और हमें पता हो और ये ना पता हो तो भी हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और यही चीज हमें यूपीएससी क्लियर करने के लिए जरूरी है. Next, with reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutional invalid. बिल्कुल गलत है. An amendment मतलब स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी वो पावर होती है. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है, वो उस चीज को रिव्यू कर सकता है. तो नेदर 1 और 2. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Next, how many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? ये इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. 4 times. ठीक है, हमने बात भी की थी. डेलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है कि चेंजमेंट लाने के लिए, कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए, वो चीज़ों के लिए. अब दोबारा चेंजमेंट कह रहे हैं कि आ सकता है, वो आएगा जबकि जब देखेंगे. फिलहाल मुझे नहीं लगता इस प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा. फिर भी आंसर है 4. Next, consider the following statement. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of the legislature of the that state. Statement बिल्कुल गलत है. अगर आप इसको पढ़ोगे ऐसे आप किसी को eligible to vote है तो उसको नहीं बना दिया जाएगा. फिर तो मैं चाहूंगी कि मैं भी बन जाऊं. Next है, according to the Representation of Peoples Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता. आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने से कुछ टाइम के लिए आपके ऊपर बैन लग सकता है. तो दोनों ही गलत है. नेक्स्ट, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी. यस, कोई भी उस चीज को फिल कर सकता है. नेक्स्ट, बस आप सिटीजन होने जरूरी है, ऐसा नहीं है आप सिटीजन नहीं हो. Next, consider the following statement. The Election Commission of India is a 5-member body. No, it's not a 5-member body. पहली statement गलत है. Next, Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general. No, वो चीज कौन करता है? Election Commission of India करता है. तो second statement गलत है. Election Commission resolve the dispute related to split and mergers of a recognized political party. Yes, वो काम Election Commission का वो वही करता है. तो third statement correct होगा. नेक्स्ट, इसके बारे में भी हमने बात की थी. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात की थी. इसके अंदर कौन कंपोजिशन में कौन कौन इंक्लूड होता है? गवर्नर इंक्लूड होता है, चीफ मिनिस्टर भी उस स्टेट का इंक्लूड होता है, साथ में 3 मेंबर बॉडी भी होती है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट नॉमिनेट करते हैं. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन. अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही बॉडी, जो अब हमें बताना है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितनी है. सिर्फ एक है आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. बाकी जो बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है.
नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों नहीं है, बाकी भी कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा, वैसे भी उसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, उनको हटाना है तो उस चीज का काम भी प्रेसिडेंट का है, उस चीज का गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। Next, the government of India has established Niti Aayog to replace the Planning Commission. Next, important acts और constitutional amendments से related questions है। Consider the following statement related to नारी शक्ति वंदन अभियान से रिलेटेड। इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो 18th लोकसभा है उससे ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये इफेक्ट के अंदर नहीं आया। 18th लोकसभा ऑलरेडी आपकी हो भी चुकी है। अब जो अगली लोकसभा आएगी आपकी, वहां से ये जो आपकी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कौन सी है, 106 लेटेस्ट यही अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये न्यूज में थी इसलिए एग्जाम में पूछ लिया गया, पर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड और थर्ड सही होंगे। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। 3 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इस अमेंडमेंट से। इस अमेंडमेंट के अलावा 2 अमेंडमेंट और हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड ही हैं। मैंने दोनों आपको करवाई हुई है, वो भी आर्टिकल वाले टॉपिक, आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले टॉपिक में। उन दोनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। देखो तो कुछ तो आप भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया प्रिजनर्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। यस, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहते हैं प्रिजनर्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजनर एक्ट 1894 which expressively kept the subject of prisoners in the control of the provisional government। ये भी करेक्ट है, और ये सेकंड स्टेटमेंट है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनती है 1 की। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू होमगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दी है। मुझे ये क्वेश्चन इरेलीवेंट लगा, भले ही उस साल पूछा गया 2023 के अंदर, मुझे इरेलीवेंट लगा, इसमें पर कुछ समझाने का नहीं है। आप चाहो तो एक बार पोस्ट करके यहाँ से पूरा बता दिया है, क्यों करेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है, मैंने सारी चीजों को एक बार देख लेना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये इसका आंसर है कि जो रेशो होता है ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग वो होता है 3:2। स्टैंडर्ड साइज ऐसा कुछ भी उस कोड के अंदर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 44th अमेंडमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यस, 99 अमेंडमेंट इससे रिलेटेड बात करती है, सेकंड करेक्ट है। अब दोनों के बारे में यहाँ मेंशन भी कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट डिड स्ट्राइक डाउन द 99 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2016। द अमेंडमेंट sought to restrict the power of court to disqualify legislator based on certain ground. The court found this amendment violated the basic structure of the constitution which included an independent judiciary। और फिलहाल के टाइम पे ये चीज अप्लाई नहीं की जाती। That's all. Next, as per recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dweller have the right to fell the bamboos grown on forest area। स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा कुछ उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, एज पर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स allows ownership of minor forest produce to forest dwellers। सेकेंड एंड थर्ड और करेक्ट। ये चीजें उस टाइम की न्यूज की होती हैं, न्यूज में होती है, हम गो थ्रू करते हैं। वैसे नॉर्मल केसेस में अगर हम स्टैटिक पार्ट को रिवाइज करना है तो हम इन चीजों को नहीं करते। नेक्स्ट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और अ डोमिसाइल। ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड के अंदर आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बट वो आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता। Once issued, an आधार कार्ड cannot be deactivated or omitted by the issuing authority। ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड के अंदर आपको पता ही है चेंजमेंट आ सकते हैं, तो neither 1 nor 2। नेक्स्ट, पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत 25 ईयर। गलत है, एज 21 ईयर होती है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकेंड है, द पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। सॉरी,
देखो सिंपल सी बात है, अगर एक पंचायत बनाई गई वो किसी वजह से पहले ही डिसॉल्व हो गई 5 साल पूरे होने से पहले, तो उसकी जगह जो भी पंचायत उस टाइम पर रिकंस्टिट्यूट की जाएगी वो जब तक ही रहेगी जब तक वही पुराने 5 साल जो है वो पूरे नहीं हो जाते, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम क्या है? टू इंश्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पीपल्स का पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट के अंदर मेजर रीजन है। दूसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों रीजन मेन है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो गई, ये अदर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए, यहाँ पर पार्टी थी, उनके लीडर बता रखे थे। ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट है। क्यों 2 करेक्ट है? पहला भारतीय जनसंघ, यस, श्याम प्रसाद मुखर्जी करेक्ट है। सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जो थे राजगोपालचारी नहीं थी, ये स्वतंत्र पार्टी के लीडर थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये करेक्ट है। स्वतंत्र पार्टी के लीडर आचार्य नारायण देव नहीं थे। 2 गलत हैं, 2 सही हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 आंसर आएगा। 2024 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है श्याम प्रसाद मुखर्जी तो करेक्ट थे भारतीय जनसंघ, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। राजगोपालचारी किससे रिलेटेड थे? स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है जगजीवन राम, यस, वो सेम से रिलेटेड थे ही, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो करेक्ट था। आचार्य नारायण देव किससे रिलेटेड थे? किसान मजदूर प्रजा पार्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स को कंसिडर करना है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया, मतलब क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी आएगी आपकी 3214। सबसे पहले हुआ था एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकम द नेशनल करियर। सेकंड पे आएगा इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर फर्स्ट है आपका द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट, और फिर बाद में लास्ट में आपका जो गोवा था वो पार्ट बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का 1961 में, और ये सारी चीजें 1961 से पहले की थी। एयर इंडिया 1953 का इंसिडेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला 1955 का हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी वाला 1957 का, और गोवा वाला 1961 का। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? सिंपल सी बात है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, वहां पर नेचुरल जस्टिस का कोई भी बिलीफ नहीं होता। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ को फेयरली अप्लाई करना, वहां पर भी नेचुरल जस्टिस वाली चीजें नहीं आती, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आता। इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सब कुछ इक्वल है, तो इन केस लॉ से रिलेटेड वहां पर भी इनजस्टिस होने का चांसेस होते हैं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Next, which one of the following statement best reflect the chief purpose of the Constitution of India? That it defines and limits the power of government. Next, which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Separation of power. क्योंकि और कोई भी चीज उस चीज को इतनी अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर सकती, सेपरेशन ऑफ पावर एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस को क्रिएट करती है, तो यहाँ पर सबसे सुटेबल यही है। Next, constitutional government means a government limited by the terms of the constitution. Simple answer है. Next, a parliament system of government is one in which 2020 का क्वेश्चन है, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. स्टडी कर लो, 4 ऑप्शन को देख लो, इसी को सुटेबल मानोगे। नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। Next, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Opportunity to develop oneself fully. क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर हम सोचेंगे अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, तो उस केस में दूसरे इंसान की लिबर्टी को हार्म हो सकता है। एब्सटेन ऑफ रेस्ट्रेन, यहाँ पर अगर हमारे ऊपर लिबर्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी तो भी हम कुछ भी करेंगे, तो सभी अपनी लिबर्टी को परफॉर्म नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ अ पॉलिटिकल रूलर्स, तो ये चीज भी नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? अगर लॉज नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट आपने पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, वहां पर ये सारी चीजें गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ है पावर को लिमिट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिंपल सी बात है, और फोर्थ लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट से भी रिलेट करती है। नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, सिंपल सी बात है, प्रिविलेजेस। कंपटीशन सोसाइटी के अंदर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सोसाइटी के अंदर आज भी मेंशन है, रेस्ट्रेंट्स हैं, कुछ पाबंदियां हैं। किस चीज से अब्सेंस करता है इक्वलिटी? प्रिविलेजेस से। किसी को प्रिविलेज नहीं है, कोई कहे कि मैं तो राजा का हूँ तो राजा की तरह आज भी ट्रीट किया जाएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं। प्रिविलेजेस सारे हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है।
Which one of the following statement is correct? Rights are claims of the citizens against the state. सिंपल सी बात है. राइट्स आर प्रिविलेजेस नहीं हो सकती. ठीक है, सिंपल सी बात है. राइट्स जो है वो कुछ सिटीजन्स को प्रिविलेज करें ऐसा भी नहीं हो सकता. सिंपल सी बात है. यहाँ पर एक आंसर बनेगा. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट. Local self-government can be best explained as an exercise in democratic decentralization. Simple सी बात है. Democracy superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and वुमेन. आप तीनों स्टेटमेंट को ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स नहीं हो सकता. पार्टी वर्कर्स के साथ लोग भी वहां पर जुड़े होते हैं एक डेमोक्रेसी के वर्च्यू के अंदर, तो वो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया. अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म इन विजन, तो वो तो डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा, तो वो चीज भी नहीं हो सकती. द मेथड फॉर स्ट्रेथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, तो उस केस के अंदर भी चीजें एक के हाथ में चली जाएंगी, तो वो चीज भी गलत है. तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए ही सुटेबल है. The main advantage of the parliamentary form of government is that the executive remains responsible to the legislator. तीनों organs हैं, वो तीनों आपस में एक दूसरे से responsible है. Judiciary जो है वो independent है. Next, Indian political system से related, ये last topic है. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is federal in character? The independence of judiciary is safeguarded. वही एक चीज है जो हमारे फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है. इन चारों ऑप्शंस से सबसे ज्यादा सुटेबल यही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हर चीज के बीच में बैलेंस बना के रखती है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट. अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. ऐसा हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, यूएसए के अंदर है. हमारे यहाँ पर अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे आप बाय बर्थ हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, कैसे भी हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो. अ फॉरेन वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है तो आपसे सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है. ओनली वन ओनली. Next, in the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy, an agency or the implementation of public policy? Simple सी बात है. Next, which one of the following is not a feature of Indian federalism? That it is the result of an agreement among the federal units. ये रियलिटी यूएसए की है, इंडिया की नहीं है. तो सिंपल सी बात है, ये फीचर हमारे इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन. देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स ऑल. 2015 से लेकर 2024 तक जितने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज हमने डिस्कस कर लिए. कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन मेंशन इन द टेलीग्राम और यू कैन मेंशन इन द इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो. दोनों के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. कोई गलती से कोई गलती हो गई हो वीडियो के अंदर, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. उसके अलावा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. अगर आप मेरी पॉलिटी की क्लास प्लस मेरी करंट अफेयर वाली क्लास और प्लस ये देखेंगे तो आई अश्योर यू आपको पॉलिटी में कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा और ऐसा भी नहीं होगा कि आपसे प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो. So don't forget to subscribe my channel, like and share my video. Thank you.